चलिए बात करते हैं न्यू रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल बहाली पे। ये 3/7/2026 को इसका नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा रहता है कि 15 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 17 और 18 को स्क्रीनिंग होगा। ठीक है। और 20 से 27 के बीच में टेंटेटिव इंटरव्यू डेट है, जो कि 21 से शुरू हुआ था, 21 जुलाई से। और मेरिट लिस्ट 29 को आएगा। तो ये तो लेट हो गया आने में, इसी बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है। और टेंटेटिव प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस, खैर इसका तो डेट आगे बढ़ा। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 7, तो बाद में पहले 10 तारीख हुआ, 10 अगस्त 2026। उसके बाद फिर और भी इसको बढ़ाया गया। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ है इस बहाली में। एक नंबर एकदम धांधली हुआ है, जबरदस्त। तो हम हवा हवाई बात नहीं करेंगे, पूरा सीयूटी नंबर के साथ बात करेंगे। जो भी बात करेंगे सीयूटी नंबर के साथ, ताकि चीज़ें क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या है, आप प्रॉब्लम देखेंगे सबसे पहले कि यूपी का डोमिनेंस। जितने भी मोस्ट ऑफ द चेयरमैन जो थे पैनल के इंटरव्यू के, वो मोस्ट ऑफ द जो है यूपी के थे चेयरमैन। और आप देखिए, एक हिंदी के प्रोफेसर कह रहे हैं कि हमारे 65 विद्यार्थी बिहार में सहायक प्रोफेसर हुए, और ये बीएचयू के प्रोफेसर हैं। खुद ही उन्होंने ट्वीट किया है कि इनके बच्चे हुए। और इतना ही नहीं, ये हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी विभाग से प्रोफेसर रामाज्ञा शशिधर। पूरा नाम दिए किनका किनका हुआ, सर्वेश मिश्र जो भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने झूठ नहीं बोला, नाम दिया। सवाल है कि फिर बिहार के लिए डोमिसाइल और ये बिहारी फर्स्ट, इसका नारा लगाना मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता है आपको। दूसरी बात, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या था कि या तो पीएचडी हो कैंडिडेट, पीएचडी कंप्लीट हो, या तो नेट यानी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला नेट, या तो जेआरएफ हो। ठीक है, जेआरएफ हो। तो उसमें आपको देखेंगे कि किस तरह से मार्क जुड़ेगा। आपको अगर हम इस पेज पे लेके चल जाए नोटिफिकेशन पे, तो आपको समझ में आएगा कि उसके बाद फिर सीट भी घटाया गया। पहले सीट ज़्यादा आया था, फिर सीट, मतलब प्रिपेयर्डनेस की कमी दिख रही है स्पष्ट। आइए इसको दिखाते हैं तो और क्लियर होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है। उसके बाद नीचे जब बढ़ेंगे तो एपीआई बनाने का तरीका है कि कैसे एपीआई कैलकुलेट करेंगे उस आधार पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 से शुरुआत करेंगे, मैट्रिक से। जिसको 100% आएगा यानी उसको 10 मार्क्स मिलेगा, जिसको 100% आएगा 13 मार्क्स मिलेगा। अगर किसी को 70% आ रहा है तो 13 इज इक्वल टू 100%। सो 70 को करेंगे तो 0.13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9391, मोटा मोटी 9.1 मार्क्स आ जाएगा। सिंस ये वैकेंसी मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो डिग्री का, वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो अभी से मोटा मोटी 8 से 10 साल आप पीछे चले जाइए। आपको पता ही है कि 8 से 10 साल पहले बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कितना वेरिएशन होता था। तो यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन का ज़रूरत था। आपको अभी टेबल भी दिखाएंगे कंपैरिजन करके कि किस तरह से बिहार के बच्चों को घाटा हुआ और बिहार के बच्चे कैसे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, इनमें इस क्राइटेरिया में दिक्कत होगा। फिर ग्रेजुएशन है, तो हमारे जो बिहार के यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लगभग एवरेज स्कोर है, उतना मार्क्स होता नहीं है। बीएचयू या बाहर के जाएंगे तो उनका, तो यहाँ भी स्कोर ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन का मतलब की ज़रूरत है। और मास्टर्स में भी ठीक उसी तरह से। नेट वालों को इन्होंने 8 मार्क्स दिया, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि नेट कोई भी निकाले उतना ही है। जेआरएफ वालों को ये और पीएचडी वालों को 11 मार्क्स। सवाल तो तब है जो न नेट थे, न पीएचडी थे, न जेआरएफ थे, तीनों में से कोई नहीं थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया।
तो आइए हम दिखाते हैं कि वो कौन कौन थे। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन पे हम दिखाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन में से बहुत सारा शिकायत है। ये लोग फ़ोन नंबर भी दिए थे अपने फ़ोन नंबर के साथ, तो हालांकि इनका फ़ोन नंबर को हम लोग हटा दिए ताकि प्राइवेसी का बात है। और अपना कंसेंट ये लोग दिए हैं, बकायदा सारा डॉक्यूमेंट दिए हैं। तो वहाँ पे अब देखिए, ये है क्लास 10th का। अगर 2012 में देखें तो 92% और 100% आ रहा है सीबीएसई में। एक्चुअली ये 95% था और 96, ठीक है। और नीचे जाएंगे थोड़ा, 2011 में चले जाएंगे, 10th का बात कर रहे हैं हम, तो 86%, 95%, 95, मतलब इनका मैक्सिमम, ये टॉपर का बात बता रहे हैं, तो इनका मैक्सिमम स्कोर कितना होगा? अगर 86 एक टॉपर का, तो 10th का है तो 8.6 बनेगा मैक्सिमम, और इनका कितना बन जाएगा? 9.5, और इनका भी उसी तरह से 9.5। आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट तो ऐसे ही इनका चला गया। एपीआई एक पॉइंट बहुत मैटर करता है। और जब नीचे जाएंगे तो 85, और इनका कमा 83। 2008 का अगर बात करते हैं तो 77%, कहाँ 98, 93, 95, कहाँ 77%। तो बिहार के बच्चों को अगर हम इस तराजू पे तौल दें तो बहुत ही घाटा है। आइए, पहले ही बताए थे कि कम से कम 10 साल तो होना चाहिए, मिनिमम 10 इयर्स मैट्रिक का, तभी वो भर सकते हैं। चूंकि एलिजिबिलिटी जो है वो आपका ये पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो अगर एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे पीजी भी तो 3 साल में होता है। 2 साल का पीजी 3 साल में। मेरा ही खुद हुआ है, 2020-22 था तो 2023 में हुआ है। तो और पहले तो और डिले चलता था। यूजी भी आपका 4 साल में। तो अगर आप देखेंगे, अभी 4 साल, पहले 3 साल वाला 4 साल, कभी कभी 5 साल लगता था, ठीक है। तो 4 ही साल एवरेज रखिए, तो 4 3 7 साल आपको ऐसे हो गया, ठीक है। 7 साल हो गया। और उसके बाद फिर आप चले जाएंगे तो यूजी पीजी में, फिर 2 साल ये इंटर में, तो 9 साल हो गया। 1 साल 10th में, यानी 10 साल तो मिनिमम आपको नीचे जाना ही जाना हो। और 43 इयर्स एज है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस क्राइटेरिया में आ रहे होंगे 7-8 वाले में, तो उनका क्या दुर्गति होगा आप देख लीजिए। उसी तरह से इंटर का दिखाते हैं। इंटर का 13 मार्क्स था, यानी 0.13 से मल्टीप्लाई करना था इंटर में। तो 83 आप देखिए यहाँ पे, 83 कहाँ है, कहाँ 94 है, 99 है, 98 है, 96 है, 85, 99। मतलब समझ रहे हैं कि कितना डिफरेंसेस हो जाएगा मार्क्स का अगर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बहुत जरूरत था। इतना हड़बड़ी में वैकेंसी अगर आया भी बहुत अच्छी बात है, 1 महीना में हो गया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे बहुत जरूरत था। आइए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन तो हुआ ही हुआ। जो न पीएचडी थे न नेट थे उनका भी सिलेक्शन हुआ। जैसे ये महोदय भी वही बात कर रहे हैं, ये ट्वीट करके कहते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर इसमें इंग्लिश से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है और इसका एप्लीकेशन नंबर ये है, सीयूटी जो भी हो, ये महोदय लिख रहे हैं। और इनको डब्ल्यूबीसी में मिला है, जबकि वो क्या है, बीसी में फॉर्म भरे थे। तो यहाँ पे रोस्टर का भी उल्लंघन है। और ये महोदय क्या है, नेट भी क्वालिफाइड नहीं है इनके हिसाब से, और पीएचडी भी नहीं है, और इनका होता है, ठीक है, सिलेक्शन होता है। चलिए ऊपर अभी आते हैं। अभी हेमा कुमारी का आपको दिखेगा। भाई इरेगुलारिटी का हद हुआ है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। फिर गवर्नर साहब भी हेल्प कर दिए थोड़ा सा, ये रे 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 सेलेक्ट हो गए ये लोग, तो ये लोग को थोड़ा सा मतलब कि रियायत दे दें। पहले गवर्नर साहब 7 जून को शायद निकाले थे नोटिफिकेशन कि पीएचडी करते हुए कोई कुछ नहीं करेगा, ऑनलाइन कोर्स भी नहीं करेगा। आपको दिखाएंगे सारा चीज अभी, तो क्लियर होगा चीजें। क्योंकि रियायत क्यों भाई? तो आइए, ये हैं आपके, हाँ, ये है हेमा कुमारी, जो ना नेट है ना पीएचडी है, फिर भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनी आयोग के हिसाब से। हेमा कुमारी
CUT नंबर रिजल्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये SC से आती हैं, फीमेल हैं, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए CUT इनका रिजल्ट में है, दिख रहा है स्पष्ट 13,426। आइए इनके फॉर्म में भी दिखेगा अभी। देखिए हेमा कुमारी, ठीक है, ये इनका नेट का है। और आप अगर नेट में आएंगे, आप देखिए आयोग गलती की है, अभी तक हम लोग का इंटरव्यू का रिजल्ट भी नहीं दिए, कितना मार्क्स आया ये भी नहीं। 13,426 लिखा हुआ है ये। और ये क्या है इनका, एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। देखिए ये क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू PhD ओनली, यानी ना तो ये नेट क्वालिफाइड है ना तो PhD है। तो आयोग इनको रिजल्ट कैसे दे दिया, जबकि मिनिमम क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं करती हैं। तो ये गड़बड़ी की ओर इशारा करता है ना। आइए और देखते हैं। तो एक तो हो गया कि यूपी का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा, एक न्यूज आर्टिकल भी है, क्या क्रेडिबिलिटी है उनका, मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा यूपी का डोमिनेंस है। आइए अब यहाँ पे हम आते हैं। देखिए देवेश कुमार दिनकर, जिनका CUT नंबर ये है, फॉर्म नंबर, और ये बिहार से हैं, EBC से आते हैं। इनका API 68.1 था, हिस्ट्री से ये फॉर्म डाले थे, ठीक है। और इनको 0.1 मार्क्स भी अगर मिलता तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनते आउट ऑफ 12 मार्क्स। लेकिन इनको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पैनलिस्ट तो जो थे, जो चेयरमैन थे वो बाहर के थे, तो इनको 0.1 भी नहीं मिला 12 में से, और ये बेचारे फेल कर गए। ये सारा कंसेंट से लेके अपना PG UG सारा सर्टिफिकेट दिए हैं, ये हर चीज ये दिए हैं, यानी अपने API को बताने का ये प्रयास किए हैं कि जो ये कह रहे हैं वो बात सही है, ठीक है। तो ये चीज है। आइए दूसरे कैंडिडेट को, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। EWS सोशियोलॉजी से इन्होंने फॉर्म भरा, इनका नाम है धीरज कुमार। CUT नंबर ये दिया हुआ है, API स्कोर 65.4 है। इनको 12 में से 1.1 मार्क्स भी नहीं मिला, अगर मिल जाता तो आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते। तो क्यों मिल जाएगा भाई, बिहार के हैं ना ये, फ्रॉम बिहार, तो मिलना बहुत मुश्किल है। इंद्रजीत ज्योति, देखिए CUT नंबर इनका ये है, इंग्लिश से ये फॉर्म भरी थी, और 61.5 आ रहा है इनका API। पहले इंटरव्यू के पहले, जो हम आपको पहले ही बता दिए कि कैसे API जोड़ने का क्राइटेरिया था, इनको 1.1 मार्क्स भी अगर मिल जाता तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर होते, इनको उतना भी मार्क्स नहीं मिला। आइए और भी इस कड़ी में है। मौसम कुमारी है, अजय यादव इनके पिताजी हैं। CUT नंबर ये है, और ये BC फीमेल से आती है। इनका API 66.8 था, और वही बात है कि इनको भी 1.1 मार्क्स भी नहीं मिला, और ये फेल हो गए 12 में से। खैर 4 नंबर तो ये बेचारे दूर के हैं, शाम्भवी जो हैं, इनका भी CUT नंबर ये है, AWS फीमेल से इंग्लिश से भरी थी, इनको 12 में से 4 भी नहीं मिला, और आखिरकार ये भी फेल कर गई। इनको तो खैर 5 नंबर मिलना था, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी देखिएगा कि कैटेगरी जो होता है, फिजिकल हैंडीकैप, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उसमें भी रिजल्ट नहीं आया है। महिला को महिला लिख करके रिजल्ट देंगे ना, तो डिफ्रेंसिएशन रिजल्ट में वो भी नहीं है कि महिला का रोल नंबर क्या है, पुरुष का रोल नंबर क्या है। ये तो जब अलॉट हुआ यूनिवर्सिटी तब पता चला। ये है आपको इकोनॉमिक्स से भरे थे अनरिजर्व फीमेल, कल्पना कुमारी, ठीक है। CUT नंबर इनका ये है, और इनका 76.2 था। स्वाभाविक है ये PhD होंगी, और इनको 1.2 मार्क्स भी नहीं मिला इंटरव्यू में, और ये फेल कर गई, ठीक है। ये लिखती है आई वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, बट जो कि 23 तारीख को मेरा भी इंटरव्यू था, ठीक है। और इनको 1.2 मार्क्स भी नहीं मिला, और ये फेल कर गई, ठीक है। तो भाई हाँ, और इनके साथ एक समस्या और आया, कह रहे हैं कि बैठने के लिए बोला गया, सेइंग दैट माय पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट डज नॉट मैच विथ एलाइड सब्जेक्ट। भाई साहब आप इंटरव्यू में क्यों बुलाए इनको, अगर मैच नहीं कर रहा था तो आप पहले ही बोले थे कि
स्क्रीनिंग करेंगे 2-3 दिन, तो क्यों बुलाए, एक लड़का का सीट खा गए, जबकि इनका सब्जेक्ट प्योरली इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो आप अगर इनको बुलाए और इनको इंटरव्यू नहीं देने दिए तो इनके साथ इनजस्टिस हुआ आपकी गलती के कारण से। अगर इतना हो भी गया तो आप स्क्रीनिंग कैसे किए, एक दूसरे बच्चों को क्यों नहीं बुलाए, वो आते, उनका सीट आप बर्बाद कर दिए यहाँ पे। खैर, आपका मनसा जब सही नहीं रहेगा, सही लोग को नहीं बैठाएंगे तो यही होगा। तो इनके साथ भी यही है, सब्जेक्ट एलाइड सब्जेक्ट का कन्फ्लिक्ट है, क्यों बुलाए इनको, 5 नंबर भी नहीं मिला, इंटरव्यू ही देने आप नहीं दिए इनको। तो आप समझिए एपीआई इन लोगों का कितना है, 79 एपीआई बन रहा है, इतना ज्यादा था एपीआई। उसके बाद भी ये, हालांकि इनको तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ, रिपेंद्र जी को, तो आप क्यों बुलाए इनको, ऐसे ऐसे बहुत लिस्ट है। दूसरी बात, अभी पहले लिस्ट दिखा देते हैं तब फिर ये दिखाएंगे। अखबार दैनिक भास्कर भी जो है इसको कवर करता है। दैनिक भास्कर देखिए कहता है कि आरक्षण कैटेगरी में फेरबदल जो अभी दिखा है कि बीसी वाला ईबीसी में, अभी तो बहुत भरा पड़ा है, अभी लिस्ट आपको दिखाएंगे। तो राजेश कुमार यादव नाम का ईबीसी में कैसे आ गए, यादव जो हैं वो तो बीसी में आते हैं, तो यहाँ से देखिए आप, इनका ईबीसी में आया है। एक्चुअली राजेश जी का गलती नहीं है, ये गलती है रिजल्ट पब्लिश करने में, आपने इंटरव्यू का मार्क्स अभी तक क्यों नहीं दिया, जबकि ज्वाइनिंग हो गया है, हर चीज हो गया है, तो इंटरव्यू का मार्क्स देना चाहिए था, नहीं, क्योंकि आपको ओपेकनेस करना है, ट्रांसपेरेंसी आपको दिखानी नहीं है, बच्चों के साथ लेन देन पता नहीं आप क्या किए हैं, भगवान जाने। तो पीएचडी पास किए बिना बन गए, यहाँ पे आपको वो भी दिखाए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी महिला के 13 पद थे, उसमें 16 चयन हो गया, तो पुरुष जो हैं, जो लड़के हैं, उनका चला गया आरक्षण रोस्टर का। आइए अभी और आगे बढ़ते हैं। पहले था जब राज्यपाल महोदय 7 जून को लाए थे एक नोटिफिकेशन, जिसमें कहे थे, वो भी दिखाएंगे, 6.1 कहता है उसका कि पीएचडी करते हुए आप कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हैं, ओपन कोर्स भी नहीं कर सकते हैं। ये इसीलिए लाया गया था ताकि पीएचडी जो रिसर्च है उसकी गुणवत्ता बनी रहे। अब क्या हुआ गुणवत्ता का, तो यहाँ भी आया देखिए कि 211 नए डिग्री कॉलेज करते हुए जो 2451 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई है, वो साथ साथ पीएचडी जारी नहीं कर सकते हैं, नौकरी करें या तो ये, पहले ये चल रहा था नोटिफिकेशन। और आगे आइए, राज्यपाल महोदय देखिए साइन है 4/7/26, 4 जुलाई 2026 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें 6.1 कहता है कि कैंडिडेट may be admitted to PhD program either a full-time or research scholar as part-time research scholar in accordance with the provision of these regulations and the UGC regulation 2022. After the completion of coursework, every research scholar, जो भी research scholar है, has extended subject to the recommendation of research supervisor or completion of data collection, एक्सप्लेन जो भी है, एक्सपेरिमेंटेशन, टास्क फील्ड, ये आपका होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये था कि 1 ईयर का आपको रेसिडेंशियल पीरियड होगा, तो मतलब आप समझ रहे हैं, है ना, यहाँ पे फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेकिन जब महसूस होगा कि इससे ज्यादा भी होना चाहिए, पूरा काम नहीं किया है, तो सुपरवाइजर और अदर मिलकर के इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये राज्यपाल महोदय का बिफोर नोटिस था। अब आप सोचिए जिनका पीएचडी नजदीक होगा वो फॉर्म भी नहीं भरे होंगे, ठीक है, तो उनके साथ इनजस्टिस हुआ। क्योंकि बाद में देखिए ये 9/8/2026, 9 अगस्त 2026 रिजल्ट आ गया, उसके बाद का कहानी है। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी क्या कहती है, ये यूनिवर्सिटी कहती है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी नियमित पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं रहने अथवा कहीं से नियमित पूर्णकालिक पीएचडी नहीं किए जाने अथवा किसी किए जाने पर योगदान से पूर्व उसे छोड़ देने वाला नोटराइज शपथ पत्र जमा करना है, ये कहा गया था, ठीक है। तो शपथ पत्र का बात था, और आप देख लीजिए
दूसरा, ये तो गवर्नर साहब आए, इनका एंट्री हुआ 14/8/2026। इससे पहले देखते हैं कि दूसरा लेटर भी, दूसरा यूनिवर्सिटी भी यही बात कुछ बोला। BN मंडल भी यूनिवर्सिटी जो है वो भी यही बात बोला रिजल्ट के साथ बच्चा का, इन लोगों का जो है देखिए, एफिडेविट प्रायर टू ज्वाइनिंग मेंशनिंग दैट ही और सी इज नॉट enrolled admitted in or pursuing any regular courses including full time PhD। बिहार में पार्ट टाइम PhD नहीं के बराबर कहीं नहीं होता है लगभग, ठीक है। सो इफ दे हैव टू लीव दैट प्रायर ज्वाइनिंग, अगर कर रहे हैं तो उनको छोड़ना पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले। फाइलिंग व्हिच होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई अपॉन हिम और हर, जो ज्वाइन कर रहा है अगर ये काम नहीं करेगा तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये चीज है। और भी यूनिवर्सिटी, दूसरे यूनिवर्सिटी हैं वो भी निकाले, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, तो ये भी कुछ इसी तरह का निकालता है बच्चों का लिस्ट दे करके। उसके बाद ये कहता है पॉइंट नंबर 4 में कि अगर कोई अपॉइंटी इज प्रेजेंटली enrolled रजिस्टर्ड इन PhD प्रोग्राम और एनी अदर रेगुलर फुल टाइम कोर्सेज इनकम्पिटेबल विद ड्यूटी ऑफ दिस अपॉइंटमेंट, अगर कोई ज्वाइन किए हुए है तो ये ज्वाइन नहीं कर सकता है अंटिल वो छोड़े नहीं। इसीलिए उसको ड्यूली शॉर्न एंड नोटराइज एफिडेविट जमा करना होगा दैट क्या डिसकंटिन्यू कर दिया है या विथड्रॉ कर दिया है फ्रॉम सच कोर्स, ठीक है, प्रूफ के तौर पे ये देना होगा। तो ये 10 तारीख का है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब देखिए, जब इतना हुआ तो गवर्नर साहब सोचे कि ना ना ये लोग स्पेशलाइज्ड लोग हैं, भाई हम लोग को मौका देते, हम PhD छोड़ते तो हम भी डिजर्व करते थे। हाँ, मेरे जैसा बहुत लोग, जो ऊपर लिस्ट दिखाया भी और लंबा लिस्ट है। राज्यपाल महोदय का एंट्री हो गया लोक भवन का 14 अगस्त, बहुत जल्दी आ गए इनको कि नहीं 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 PhD करते हुए आप कर लीजिए। तो देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, हाँ इसका पॉइंट नंबर 4 देखिए, कहते हैं ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट परसुइंग PhD, स्पेशल प्रोविजन इनके लिए लाया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर करेंटली परसुइंग PhD और फॉलोइंग ऑप्शंस डिसाइडेड इन मीटिंग हेल्ड, क्या 12/8 को इन्होंने मीटिंग किया, 10 तारीख तक सारे यूनिवर्सिटी कह रहा था कि नोटराइज जमा करो। तो इस मीटिंग में ये निकल करके आया, क्या निकल करके आया भाई, कि रजिस्टर्ड PhD स्कॉलर अवेलिंग फेलोशिप, जिनको फेलोशिप मिल रहा है नेट वाला या कोई भी फेलोशिप मिल रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे उस संदर्भ में क्या होगा, तो देखिए दे में अवेल एकेडमिक लीव, या तो वो एकेडमिक लीव ले ले, छुट्टी ले ले, टू एक्सटेंड परमिसिबल अंडर क्या एप्लीकेबल UGC नेट JRF गाइडलाइंस के हिसाब से ले लें, या दे में ज्वाइन कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, या तो कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करें और वो जो फेलोशिप है वो छोड़ दें, डिसकंटिन्यू द PhD प्रोग्राम अलोंग विथ फेलोशिप। एक तो हुआ कि PhD प्रोग्राम फेलोशिप दोनों छोड़ दें। आगे दे में सरेंडर देयर फेलोशिप एंड कंटिन्यू देयर PhD प्रोग्राम अलोंग विथ कंट्रेक्चुअल, मतलब क्या करें कि फेलोशिप केवल छोड़ दें और PhD प्रोग्राम कंटिन्यू करें, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग एंड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय रिसर्च सुपरवाइजर, जो उनके सुपरवाइजर हैं वो इनको एक देंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे, अंडरटेकिंग देंगे, क्या कि कहेंगे वो कि कन्फर्मिंग दैट द स्कॉलर हैज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड रिक्वायर्ड लेबोरेटरी वर्क, सब्सटेंशियली मतलब सिनॉप्सिस वगैरह जमा हो गया और जो भी इनको फील्ड वर्क करना था ये सब हो गया। लेकिन आपको मालूम हो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, PPU या VKSU में भी या बहुत सारे में अभी कोर्स वर्क भी नहीं हुआ है, तो इन लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा, या तो PhD छोड़िए या तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब छोड़िए, दोनों में से एक चीज। क्योंकि गवर्नर साहब दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं क्या कहे, हालांकि गवर्नर साहब आके थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा प्रोटेक्शन होता तो बहुत लोग फॉर्म भरते। लेकिन चलिए आगे क्या होता है, रिसर्च PhD स्कॉलर नॉट अवेलिंग एनी फेलोशिप, जिनको PhD कर रहे हैं लेकिन फेलोशिप नहीं मिल रहा है, ऐसे कैटेगरी में हम लोग आते हैं और बिहार के मैक्सिमम बच्चे आते हैं। उनको कह रहे हैं कि हु हैव कंप्लीटेड प्रिस्क्राइब कोर्स वर्क, रेसिडेंसी पीरियड, तो रेसिडेंसी पीरियड तो भाई साहब 1 साल का है और अभी कोर्स वर्क भी नहीं हुआ है, ये लोग PhD क्यों नहीं छोड़े, ज्वाइन भी कर लिए। तो भाई ये तो देखना है ना, पहले इनको PhD छोड़ना पड़ेगा, एकदम कंपलसरी है। आर टू बी परमिटेड टू ज्वाइन एज कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर व्हाइल कंटिन्यूइंग PhD, करते रहिए PhD सब्जेक्ट टू अप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इनके लिए ये आया। सी है
कह रहा है कि रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर जिनको फेलोशिप नहीं मिल रहा है बट अप्लीकेबल पीएचडी रेगुलेशन ऑर्डिनेंस नॉट प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक रेसिडेंसी पीरियड, जहां रेसिडेंसी पीरियड का बात नहीं हो, यानी 26 से पहले वाला रेसिडेंसी पीरियड का बात नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो उनके लिए क्या है, कह रहा है कि वही बात है कि इनके गाइड रिसर्च जो सुपरवाइजर है वो क्या करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, अंडरटेकिंग देंगे। ठीक है, और कहेंगे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलेंगे कि ये लेबोरेटरी वर्क, फील्ड वर्क, ये सब कलेक्शन डेटा ये सब कर चुके हैं और इनको फिर कंटिन्यू होंगे ये। रिमेनिंग रिसर्च वर्क शैल भी, अब सवाल उठता है यार, रिमेनिंग रिसर्च वर्क जो बचा हुआ है फील्ड वर्क के बाद ये सब, तो ये संडे मंडे या जो जब छुट्टी होगा या जब जाएंगे स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, तब ये कर लेंगे बेचारे। सवाल है कि पीएचडी वालों को आप सेलेक्ट नहीं किए, जिनका हो गया था पीएचडी, एपीआई भी उनका ज्यादा था, आप सेलेक्ट नहीं किए और ऐसे लोगों को आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है ना। पीएचडी प्रोग्राम शैल बी कंप्लीटेड बाय स्कॉलर विद इन मैक्सिमम टेन्योर, जो प्रिस्क्राइब्ड होता है 5 साल, या फिर उसके बाद भी आप ये पेनाल्टी दे करके जो डेट एक्सटेंशन होता है तब भी आप कर सकते हैं, तो ये तो गलत है। आगे फिर वाइस चांसलर को चला गया, ये फॉरवर्ड हो गया, तो इनजस्टिस है कि नहीं, आप ये चीज नोटिफिकेशन पहले लाते, ये जो स्पेशल गाइडलाइंस है तो और लोग भी फॉर्म भरते, उनके साथ इनजस्टिस है, कैसे जस्टिफाई करिएगा गवर्नर साहब इसको। फिर देखिए, तो बात हुआ, एक पीएचडी कन्फ्लिक्ट हुआ, एक आपका ये चीज हो गया। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं कि सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग लेवल 7 या परमानेंट जॉब में थे तो बहुतों ने ज्वाइन नहीं किया। आइए दिखाते हैं थोड़ा, 10 तारीख तक का डेटा है, ये मुंगेर यूनिवर्सिटी 10 तारीख तक बोली है, देखिए 10/8/2026, ये कहती है, रिस्पेक्टेड सर, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर contractual वाला, with respect to the above subject is to inform that appointment letter has been issued newly, सबको मिल गया था। further some of the candidate joined university, कुछ लोग यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लिए लेकिन बहुत लोग नहीं किए। तो देखिए तो कितना लोग नहीं किए, सोशियोलॉजी में 34 सीट था, 9 नहीं किए, इकोनॉमिक्स में 36 था, 6 नहीं किए। ये 10 तारीख का कहानी है, बाद में डेट को एक्सटेंड किया गया इनके लिए। हिस्ट्री में 34 था, 12 नहीं किए। ये वही लोग हैं जिनके पास जॉब होगा या तो पीएचडी कर रहे होंगे, क्यों फॉर्म भरे, दूसरे का सीट खाली है, और जिनका एपीआई बन रहा था उनका सिलेक्शन। इसका मतलब है इनके हिसाब से कि 195 में आउट ऑफ 195 195 48 ही ज्वाइन किए थे 10 तारीख तक। फिर डेट एक्सटेंशन हुआ, उसके बाद का डेटा मुंगेर यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी नहीं दी है। तो दूसरी धांधली ये हुई, इसको धांधली ही ना बोलेंगे, आप दूसरे का सीट मार रहे हैं, और जो ना नेट क्वालिफाइड है ना ये सही से स्क्रीनिंग नहीं किए और वो सेलेक्ट हो गया। आइए, हम सचिव जी को भी जाकर के, जो उच्च शिक्षा विभाग के जो ये हैं सेक्रेटरी हैं, उनको भी हम एप्लीकेशन दिए, उनको समझाए हर चीज को, बट आई हैव नो आइडिया, चूंकि रिसीविंग वो हमको दिए नहीं। सो व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन और हैड टेकन इन दिस रिगार्ड, कुछ आइडिया नहीं है। एक न्यूज हंटर्स है, इस न्यूज का सत्यता पे हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा कि 83.7% 97%, लगभग 84% लोग जो हैं सामान्य सीट पे, जनरल सीट पे, वो बाहर के लोग हैं। यानी इनके हिसाब से 680 सीट पे 109 सीट जो है बिहारियों को नहीं मिला है। ठीक है, बाहरी वाले लूट लिए, मात्र 109 सीट बिहारी को मिला, बाकी 571 जो है गैर बिहारियों को मिला। हाय रे, जय बिहार, जय जय बिहार। मतलब कि बिहारी फर्स्ट और क्या क्या नहीं नारा लगेगा। हमने यही चीज को समराइज करके, ऊपर वाले चीज को भी, नीचे बहुत सारे कंप्लेन है, तो सेक्रेटरी जो साहब हैं 20/8/2026 को उनको लिखा, बहुत जल्दी जल्दी लिखना था तो हैंड राइटिंग, क्योंकि बहुत देर इंतजार करा दिए, लगभग 4.5-5 घंटा, उसके बाद मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे। ऐसे तो सौभाग्य प्राप्त नहीं, एप्लीकेशन दिए जाते हैं, फिर भी रिसीविंग नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, हमने बोला सर कुछ फैक्ट्स मैं रख रहा हूँ, सम फैक्ट्स अबाउट द
न्यू रिक्रूटमेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। नो यूज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जो आपको पहले वीडियो में समझाए वही बात बोले कि सर नॉर्मलाइजेशन का यूज नहीं हुआ है डिफरेंट बोर्ड्स के लिए, हालांकि यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए। सेवरल स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड द सर्विसेज परसुइंग पीएचडी, इवन कोर्स वर्क भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कि पैट 24 का पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बच्चे, बीकेएसयू के भी कुछ बच्चे, और भी अदर यूनिवर्सिटीज का हमको नॉलेज है। हम तो छोटा सा अदना सा विद्यार्थी हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है उतना, फिर भी several student got selected without PhD and net qualification, like इनका एग्जाम्पल दिया हेमा कुमारी का 13 CUT 13426 इनका हो गया, ठीक है। फिर मैं बताया कि several student not even awarded 0.1 और 1 मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट को 0.1 और 1 मार्क्स भी नहीं मिला इंटरव्यू में, और CUT नंबर दिया 0.1 नंबर से, मतलब इतना भी नहीं मिला, क्योंकि एपीआई तो इनको पता है जो फॉर्म में भी भरे, और कटअप भी पता है जो आया। भले आयोग रिजल्ट नहीं दिया, उनको सेपरेट रिजल्ट ओपेक रखना है, छुपा के रखना है कुछ, ताकि कोई कुछ बोले नहीं, वो नहीं दिया, लेकिन लोग को तो पता है ना कि हमारा एपीआई क्या है फॉर्म भरते समय, और रिजल्ट का कटअप कितना गया। इनका एपीआई 68.1 था, तो 0.1 नंबर भी 12 में नहीं मिला, उसी तरह से इनको 1.1 नहीं मिला। आप देख सकते हैं एक लड़का है विशाल भूषण, ठीक है, इसका सीयूटी ये है, इसका कटअप से 2 मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। ईबीसी में लड़का आता है, इकोनॉमिक्स से फॉर्म भरा था, 2 मार्क्स अबव द कटअप, और इसका भी नहीं हुआ। आप इंटरव्यू बुलाए, सब कुछ हुआ, उसके बाद आप नहीं, क्या कर रहे हैं आप। नई वैकेंसी जो आएगा, जो हल्ला कर रहे हैं कि सितंबर में दे देंगे, अक्टूबर में दे देंगे, उसमें भी आप ऐसे ही कर देंगे, बिहार ही फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, जय जय बिहार, सब कुछ हो जाएगा, बिहारियों का कल्याण, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सम गोट सेलेक्टेड डिफरेंट कैटेगरी, उसको भी बताया, भी और लंबा लिस्ट बताएंगे। डोमिनेंस ऑफ यूपी कैंडिडेट इन अनरिजर्व कैटेगरी, यूपी और बाहर के भी, ठीक है। सेवरल स्टूडेंट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और सब्जेक्ट कन्फ्लिक्ट बता के उनको हटा दिए। क्यों बुलाया इंटरव्यू में, सही से आप स्क्रीनिंग नहीं किए, हबड़ दबड़ क्या चल रहा था, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो दूसरे का आप वायलेट्स किए, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 भी किए, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है जॉब लाइफ भी डिग्निटी भी है, किसी को जॉब लग जाने के बाद वो एक डिग्निफाइड लाइफ जीता है, समाज में उसका स्टेटस बढ़ जाता है। सो यू हैव वायलेटेड आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, क्योंकि जब सबको पीएचडी नहीं कर सकता पीएचडी के साथ कुछ, तो दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं आफ्टर दैट नोटिफिकेशन, ठीक है। आर्टिकल 16 इसका भी उल्लंघन है, अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट, और आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन है, राइट टू प्रोफेशन, ठीक है। अब कुछ इनका ये तो मोबाइल नंबर भी ये लोग दिए थे, तो इनका हम मोबाइल नंबर ये हटा दिए, ताकि श्रेया कात्यायनी है, ये बोलती है ईडब्ल्यूएस से भरी थी, इनका एपीआई स्वाभाविक है 78.8 है, यानी पीएचडी होंगी ये, ठीक है। ये कह रही है कि अगर 0 नंबर भी मिलता ना इंटरव्यू में तो इनका चयन हो जाता, लेकिन नहीं मिला। क्या किए आप इन लोगों के साथ। कह रहे हैं कि ईबीसी श्रेणी में अंतिम कटअप इतना गया था और एपीआई स्कोर 0.68 था, यानी यहाँ भी एक इंटरव्यू मतलब फाइनल कटअप से 0.1 इनका ज्यादा था, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट में लिस्ट में नाम नहीं था। वैसे ही अब मैं बार बार क्या बोलूं, इसको बस स्क्रॉल करते जाता हूं, क्योंकि हमको दिखाना है कि कितना बच्चे जो अपना सीयूटी के साथ हर चीज बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। दूसरी बात, आप अगर कटअप में, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ईडब्ल्यूएस का या ईबीसी का, तो आपने शायद 46 या 48 पे बुलाया, ठीक है, 46 पे ही बुलाया था, लेकिन चलिए हमको याद नहीं है, चलिए हम ये बताते हैं 50 पे 52 पे आप बुलाया था इसको, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको ईडब्ल्यूएस को, ठीक है। कटअप कितना गया 70.40, ठीक है। आप इसमें से 12 नंबर जरा जोड़ के देखिए, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 12 नंबर, तो 4 और 6 64 नंबर। क्यों बुलाए थे इसको,
अगर 12 में 12 भी मिल जाता तो ये बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। वो इसे सारे कैटेगरी में हुआ है। क्यों बुलाए थे इसको? नहीं बुलाते आप इसको इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ऐसे भी होना ही नहीं था। तो ये ढकोसला करना, ढोंग करना कि बुला रहे हैं, 3 टाइम्स बुला रहे हैं, क्या मतलब है? जब इसको फुल मार्क्स मिलने पे भी नहीं होगा, इतना कटअप कैसे चला गया? क्योंकि जिनका ज्यादा मार्क्स था ना, उसको आप इतना कम मार्क्स दिए कि वो फिर वापस कैटेगरी में आ गए, जनरल में जा नहीं सके। ठीक है, तो दूसरों के साथ जो 52 या 55 या इवेंट से भी 60 पे भी जो गए, उनका बंटाधार हो गया, हुआ नहीं सिलेक्शन। तो आप तो भाई, आप लोग महान हैं। और ऐसे ऐसे तो आपको बोर्ड का दिखा दिए, यहाँ पे तो 20 का है। हाँ, दूसरी बात, त्रिभुवन कुमार जी हैं, फॉर्म नंबर नहीं बताए हैं ये, किसी किसी को होता है कि नहीं शेयर करना होता है। इनका कट ऑफ गया था हैंडीकैप्ड में आपका 48.2, इनका एपीआई 58.8 है, लेकिन कट ऑफ 65.1 गया। क्यों भैया? 48 और 65 में समझ में आता है, लगभग 20 नंबर का फर्क है यार, 19-18 नंबर का, 12 नंबर का इंटरव्यू है। इनका नहीं हुआ। दूसरी बात, कहीं कहीं तो भाई देखते हैं कि 31 नंबर का। अच्छा एक बात, फिजिकल हैंडीकैप्ड का अलग से क्यों नहीं निकला? उसमें मेंशन होना चाहिए था रिजल्ट में कि फिजिकल हैंडीकैप्ड का ये रिजल्ट है, तो क्यों नहीं दिए? महिला का भी सेपरेट करके नहीं दिए, मतलब क्या करने का मन है? क्या चाहते हैं कि मतलब गड़बड़ करें कुछ? देखिए ये लड़का भी देखिए अंकिता यादव है, फॉर्म नंबर ये है CUT, मोबाइल नंबर इन्होंने दिया था, मैं मिटा दिया क्योंकि प्राइवेसी का मामला है भाई। फॉर्म भरते इन्होंने कंसेंट दिया है लोग। तो ये कह रहे हैं कि 12th का मार्क्स में टाइपिकल एरर कर दिए थे, 69.40 कर दिए थे, जबकि 0.4 के स्थान पे 69 पॉइंट, मतलब इनका रियल में इतना था और ये कर दिए थे। डीबी में कोई आपत्ति नहीं इन पे जताया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जबकि बहुत अंतर है, 0.4 और 4.0 में बहुत अंतर है। बहुत बच्चे बाहर हो जाएंगे, बहुत बच्चे इन हो जाएंगे इसमें, आप समझिए। तो कोई आपत्ति नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले क्या कर रहे थे? ऐसे बहुत लोग हैं, अभी तो लंबा लिस्ट दिखाएंगे हम, अभी तो छोटा सा लिस्ट है, आइए दिखाते हैं। यहां से शुरू होता है, एक से लेकर के, बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यही कहा गया है कि यहाँ पे ईबीसी में एक यादव सरनेम से सेलेक्ट हो गए, जबकि वो बीसी में आते हैं। तो आइए देखिए, हम कथा सुनाए आगे देखिए कितने बच्चे हैं, जबकि हम आयोग नहीं है, हम कोई नहीं है, सिंपल सा छात्र हैं, अदना सा। फिर भी देखिए कि 105 के आसपास कंप्लेन आया हमारे पास। ठीक है, सारे के सारे कंप्लेन ऐसे ही हैं। क्या किया आप इन लोगों के साथ, बिहारियों के साथ? क्या किया? तो पूरा का पूरा जो है आप धांधली मचा के रख दिए इस वैकेंसी में। दूसरी बात, पहले ज्यादा वैकेंसी आई थी, 625 किसी में, किसी में कुछ, किसी में कुछ। उसके बाद क्या आपने कॉलेज से या अदर जगह से रोस्टर का जो था आपने कांटेक्ट किया, किस कैटेगरी में कितना घटाया पता चला, या अपने से सब कर लिए? तो सीधे सब में से 211 कॉलेज, 422 आप सब में किए। ठीक, खैर ये तो आपका रिक्वायरमेंट था, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद ये कर देना। उसके बाद फिर आपका इसमें भी गड़बड़ी है, क्या बोलते हैं आप, जो कुछ जो ये मार्कशीट मांगे थे, यहाँ भी वेरिफिकेशन में भी, मैं नाम नहीं बताऊंगा कुछ लोग क्या किए हैं कि बढ़ा बढ़ा करके दे दिए और वहां चले भी गए, सेलेक्ट भी हो गए। तो सचिव साहब को भी अवगत करा दिए हैं। बाकी बात रहा जुरिडिक्शन का, तो कोर्ट पे तो विश्वास है ही, लेकिन बीपीएससी वाला में देख लिए थे कि क्या मिला था। वहां भी आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, डिस्पाइट द वायलेशन ऑफ these important articles of fundamental rights mentioned in part 3rd of the constitution, there is no relief, no inquiry, no expert committee,
नो जुडिशियल हायर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, हायर जुडिशियल कमिटी हैज एस्टेब्लिश्ड एंड नो क्वेश्चनेबल, कोई भी अकाउंटेबिलिटी बीपीएससी को कुछ नहीं, सीधे क्लीन चिट मिल गया और बच्चे हार गए। तो ये डिसाइड करना है कि ऐसे ऐसे प्रोफेसर का चयन करेंगे तो हम लोग जैसे बच्चे कैसे हो पाएगा उनका, हम लोग तो यूं ही पीएचडी करते रहेंगे। और इतना सीट जो खाली गया, जॉब कर रहे थे, तो आपको वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए था। सो आपने वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकाला। हम लोग जैसे मतलब फाइनेंशियल जिनका कॉन्स्ट्रेंट है, जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं लेकिन चाहते हैं कि सर्विस दें, अभी तक प्रयासरत हैं किसी तरह से होम ट्यूशन पढ़ा के या किसी तरह से, वैसे बच्चों के साथ आप न्याय कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो सिक्योर है ना, योर लाइफ इज सिक्योर्ड राइट नाउ, आप कुछ दिन में रिटायर्ड करेंगे। लेकिन हम लोग नवयुवक पैसा लेके जिसको बाहर से आप अंदर ले आएंगे, बाहर के लोग डोमिसाइल यहाँ का दिया, क्यों यहाँ का नहीं हुआ? एक प्रोफेसर इतना इतना ट्वीट कर देंगे हमारे बच्चे हो गए, क्या पता और लोगों का भी हुआ होगा। सो द स्टेप्स मस्ट बी टेकन इन फ्यूचर एग्जाम, जो भी आप प्लान कर रहे हैं। दूसरी बात रही कि रिटेन एग्जाम की, तो बीपीएससी का हम कॉपी पिछले बार भी दिखाए थे कि लास्ट क्वेश्चन में एक ईबीसी सॉरी बीसी कैंडिडेट लड़का है एक, उसके साथ क्या हुआ, उसको 19 नंबर दिया गया। वो 540 मार्क्स हो रहा था टोटल इंक्लूडिंग इंटरव्यू। फिर देखा कि ये लड़का को फेल कैसे करें, तो पहले 18 दिया काट करके 19, फिर भी वो फेल नहीं हुआ। फिर देखा रे 18 देने के बाद 539 हो रहा है, चलो इसको 13 देते हैं और 534 कर देते हैं। और बीसी का कट ऑफ 64th में 535 था, 64th बीपीएससी 535 था। और उस बंदे को फाइनली 19 काट करके 18 काट करके और 13 मार्क्स दे करके 534 नंबर आया, ठीक है। और वो लड़का 534 आकर के वो फाइनली उसको फेल कर दिया गया। तो अगर प्लान कर रहे हैं, आपको अच्छे परसिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, प्लान कर रहे हैं कि ऐसे करेंगे, तो ठीक है, हम लोग का तो जो लिखा रहेगा आप लोग के कलम से, सरकार के मार से, राज्यपाल साहब के नोटिफिकेशन से, लोक भवन का जो मीटिंग से, और कुछ कुछ जजमेंट जो बाहर आते हैं हाई कोर्ट से, वो तो होगा ही होगा। व्हाट कैन वी डू? आप हमारे हंसी को आप समझ सकते हैं, बेबस्ता। और हम अगर हम हंस रहे हैं तो हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे, इनका तो लिस्ट बहुत छोटा है, जो अदना सा लड़का हमारे पास, इनका इन लोगों का लिस्ट आया, बहुत ऐसे हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है। जो जॉब कर रहे हैं क्यों ज्वाइन करते हैं, देखे कि 3 साल का है, चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो सीट भी खाली, नाम भी हो गया कि 422 हर सीट से, हर सब्जेक्ट से, 6 सब्जेक्ट से आप ज्वाइन कराए, लोग ज्वाइन भी नहीं किए, इतना धांधली भी गड़बड़ी भी हो गया, बहुत सारे बिहार के बच्चे रह भी गए, बाहरी बच्चे का भी हुआ। और तो बस लगे रहिए, अगर उम्मीद है कि जस्टिस होगा हम लोग के साथ तब ठीक है, नहीं तो फिर अवगत तो कराइए दिए सेक्रेटरी साहब को भी। 5.5 घंटा से ज़्यादा इंतजार करने के बाद उनको टेबलेट में हर चीज़ दिखा दिए, उसके बाद बोले लिख करके दे दो, लिख करके भी दे दिए। और बच्चे पर्सनली भी अपना अपना जा करके दिए थे, कोई जवाब नहीं। बच्चों ने आरटीआई भी डाला है, नो नो रिस्पॉन्स। क्यों रिस्पॉन्स होगा? सिक्योरिटी का मामला है, क्यों रिस्पॉन्स होगा? प्राइवेसी का इश्यू है, धांधली करते वक्त प्राइवेसी का इश्यू नहीं होता है, गड़बड़ी करते वक्त नहीं होता है, पैसा का लेन देन करते वक्त नहीं होता है। आरटीआई में जवाब कोई मांग रहा है तो प्राइवेसी इशू, क्योंकि आप नहीं दे रहे हैं तो यही ना माना जाएगा। अब सवाल है कि कब पीएचडी वालों को हटा रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी भी जो राज्यपाल साहब का है कुछ तार्किक है, गलत समय पे आया है, लेकिन तार्किक तो है अभी भी। तो जो ज्वाइन किए उनको पीएचडी से हटाइए पहले।
बहुत जरूरी है। हम लोग के साथ कब न्याय होगा? चलिए, जो है सो सही है, वही है वही जो राम रचि राखा। और यहाँ राम के जगह पे आप लोग हैं। ये राम तो ऐसे ही है और आप लोग हैं हम लोग के भाग्य विधाता। तो देखते हैं। मन नहीं मानता है। बीपीएससी के बाद शांत हो गए थे, सोचे थे कि अरे वैकेंसी आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का तो हो जाएगा, लेकिन ना, आप लोग को लगता है कि क्यों होगा। ऐसे ऐसे बच्चे सड़क पे ही शोभा देते हैं। सही है। फ्री में पढ़ाए भी कॉलेज में जा करके, एक फूटी कौड़ी नहीं मिला। ना ही स्टाइफेंड मिलता है पीएचडी का। नेट क्वालिफाइड है, सरकार ढोल पीटती है कि 14,000 देंगे, 17,000 देंगे, 18,000 देंगे, 12,000 देंगे। कहाँ गया? क्यों नहीं देते हैं? अच्छा रिसर्च हम लोग कहाँ से करके लाएं? आप ही बताइए। एक जर्नल भी पब्लिश करने में पैसा लगता है, बाइंडिंग कराएंगे, जब हम फील्ड वर्क में जाएंगे वहाँ भाड़ा लगेगा, बहुत लोग जवाब नहीं देंगे, हो सकता है कुछ प्राइज लेकर जाना पड़े। जब पीजीआरसी मीटिंग होगा, डीआरसी मीटिंग होगा, वहाँ भी लगेगा। सस्ता तो नहीं है। तो क्या लगता है आपको? उसके बाद ई लाइब्रेरी का वादा किया गया था कि ई लाइब्रेरी का एक्सेस जो है, डिजिटल लाइब्रेरी का, सारे रिसर्च स्कॉलर को मिलेगा। 7 दिन के भीतर हो जाएगा। राज्यपाल साहब ने ये बात बोला था और उनके सचिव दीपक कुमार भी। मिल गया हम लोग को। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिसर्च स्कॉलर जो है आपका गूगल स्कॉलर, वहाँ भी दिक्कत होता है। आईडी चाहिए वहाँ पे, कहाँ से आईडी लाएं? तो जय हो हायर एजुकेशन की। और लाइए सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों, ऐसे बच्चों को डिस्क्वालीफाई करिए जो ज्वाइन कर लिए हैं और पीएचडी कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और इन लोगों के साथ जस्टिस करिए। कोई वैल्यू नहीं देगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका भी वैल्यू देख रहे हैं किस तरह से गिरता जा रहा है। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज लूजिंग द ट्रस्ट। ये लोग ट्रस्ट को लूज कर रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी देख रहे हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगेगा। क्या लगेगा? हकीकत है ना भाई। ई डिजिटल हियरिंग हो रहा था, ई हियरिंग हो रहा था, वो भी बंद है। तो आप समझ रहे हैं कि हम इस डिजिटल तकनीक के युग में, जहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी का बात करते हैं, वहाँ पे आप अगर इस तरह से होगा, कैसे काम चलेगा? और अगर आपको देना था कि पीएचडी के साथ चलो सब काम सब कर सकता है, तो हम भी अभी लॉ कर रहे होते पीएचडी के साथ साथ। बहुत इच्छा है कि लॉ करें, लेकिन नहीं कर सकते। तो उन लोगों को रिलीफ क्यों? सब तो समान है ना आर्टिकल 14 के हिसाब से। आर्टिकल 16 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। तो वो बच्चे क्यों नहीं फॉर्म भरे जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं पीएचडी करते हुए? पीएचडी करते हुए बेचारे फॉर्म भरते बहुत लोग। तो ऐसे ही धीरे 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 जितने भी बॉडी होता है, ह्यूमन राइट कमीशन का बात करते हैं वो भी ऐसे ही, एनजीटी का बात करते हैं टूथलेस टाइगर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। जब आप स्टेप्स नहीं उठाएंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको कौन है? कोई तो अकाउंटेबल बनाए भाई, चेयरमैन साहब। अगर गड़बड़ हो रहा है, अगर आप सुओ मोटो नहीं ले रहे हैं, लेटर लिखने पे भी नहीं ले रहे हैं, संज्ञान सचिव जी को बताने पे भी नहीं ले रहे हैं, फेस टू फेस वार्ता होता है, लोग गिराव करता है, आप सुन नहीं रहे हैं, लाठी चार्ज करवा देंगे। भाई सुनिए उसका क्या दुख है। नहीं, आपके तरफ से तो फॉल्ट नहीं है, बच्चे सही कह रहे हैं। तो ना, आपको क्या है? कुछ नहीं। सत्ता है बस, तोड़ दो, हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, जनता को गूंगी कर देंगे आप, वैकेंसी लाएंगे किसके लिए आखिर? खैर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप लोग को लगता होगा। फ्रस्ट्रेशन है सर, और कुछ नहीं। बस चलिए, देखते हैं कब हमारा भाग्य आपके हाथों में खुलता है। बस यूं ही ऐसे ही रहता है। नेट क्वालिफाइड हैं, जब जब फॉर्म भरे हैं तब तब नेट निकला है। जेआरएफ नहीं हुआ है
क्योंकि हकीकत भी पता है कि जेआरएफ में क्या चलता है। एनटीए दूध की धूली तो नहीं थी। अगर ऐसी होती तो क्यों सारे लोग को हटाया गया, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट। सोचने वाली बात है। तो बच्चे के चश्मे से जब आप देखेंगे तो आपको सब चीज साफ दिखाई देगा। बच्चे भी अच्छे आपके दिखाई देंगे, आपके ही बच्चे हैं। अगर आपको जिम्मेदारी दिया गया है एग्जाम लेने का, सही से पब्लिश करने का, रिजल्ट जस्टिस करने का, यू हैव टू अकाउंटेबल योरसेल्फ। जिम्मेदारी लेने पड़ेगी आपको। थैंक यू। बाकी अगर लग रहा हो कि कुछ ज्यादा बोले या ये, तो जो मर्जी होगा कीजिए। हालांकि सारा प्रूफ के साथ हम बताए, सब लोगों ने अपना कंसेंट दिया और सही तरीके से रखे, सारे डॉक्यूमेंट हैं। बस थैंक यू।